बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। हम यहाँ विजय चौक से मौजूद हैं आपके साथ। हमारे साथ सारे मेहमान हैं। विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं, विनोद अग्निहोत्री जी, संदीप चौगांवकर साहब, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। अब जरा आपको बताते हैं दक्षिण भारत में इस वक्त किस लेवल की पॉलिटिक्स चल रही है और इसको, इस खाई को जो बढ़ाने की कोशिश हो रही है, इसका क्या जवाब दिया जाए। आप सब जानते हैं भाषा विवाद चल रहा है। तमिलनाडु की सरकार कह रही है कि केंद्र सरकार की जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसमें त्रिभाषा फॉर्मूला, 3 भाषाएं बच्चों को स्कूल में पढ़ाई जाएं, वो हम लागू नहीं करेंगे क्योंकि ये आप इसके जरिए हम पर हिंदी थोपना चाहते हैं। सरकार कहती है इसमें हिंदी कोई अनिवार्य भाषा ही नहीं है, आप सरासर झूठ बोल रहे हैं। बहुत विवाद हुआ इसको लेकर, पार्लियामेंट में बहुत कुछ हुआ। अब आगे देखिए वो बात कहाँ तक बढ़ गई। तमिलनाडु का बजट आ रहा है। अब बजट में, बजट की कॉपी पर, बजट की सारी कॉपियों पर, सारे सरकार के पत्राचार में, सरकार के सारे डॉक्यूमेंट में ऊपर बजट का एक चिन्ह बनता है ना, कुछ लिखा जाएगा ऊपर। वो स्टालिन सरकार ने, चूंकि उसमें पहले रुपया का साइन बनता था, वो जैसा आप देखते हैं उसको कोई आर जैसा पढ़ ले या र जैसा पढ़ ले, वो सिंबल पहले पिछले साल तक के बजट में वैसा ही लगाया जाता था। अब इस बार उन्होंने कहा ना 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 ना, ये तो हिंदी वाला र है, रुपया वाला र। अब उन्होंने उसको भी हटा दिया और उसको भी तमिल में कर दिया। तस्वीरें आप देखिए, ये पहले वाले बजट की तस्वीर है जिसमें रुपये का सिंबल दिख रहा है साफ, और अब साथ में दूसरी तस्वीर भी दिखा दीजिए। इसको बदल के जो किया गया है, ये दूसरी तस्वीर आपके बगल में आ गई। अब उस र को भी हटा दिया गया, र का जो भी सिंबल बनता हो तमिल में वो वहां पर लगा दिया गया। अब किसी को अनभिज्ञ आदमी को लग सकता है बड़ी सरल सी बात है, इसमें ऐसी कोई बड़ा विवाद नहीं है, लेकिन आप देखें अगर जो इस वक्त वहाँ राजनीति चल रही है उसके लिहाज से तो ये सामान्य घटना नहीं कही जा सकती। विजय जी देखिए, हम लोग अतिरेक पर जाने लग गए। एक तो मैं थोड़ा सा इसमें जानकारी आपको जोड़ दूं कि ये साइन तो खैर उन्होंने अपने बजट और उस पर किया है, लेकिन रुपये पर, एक तो रुपया आरबीआई हमारे यहाँ पर उसको करता है, उस पर 15 भाषाएं हैं जो छपी हैं और उसमें तमिल शामिल है। ठीक है, हम तो ये कह रहे हैं पहले वो दूसरा वाला सिंबल लगाते थे। हाँ, पिछले साल तक पहले तक लगा रहे थे, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये अतिरेक है। नहीं, तमिल यदि उसमें नहीं होती तो भी एक बात समझ में आती। उसमें 15 जो भाषाएं करेंसी पे छपती है उसमें भी तमिल शामिल है। और ये इतना आगे तक पहुंचना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा वोट बैंक का। दुनिया में डॉलर का सिंबल तो डॉलर ही है ना, डॉलर ही रहेगा ना। भारत ने रुपए का सिंबल निकाला है और वो सिंबल तो वही रहेगा, वो सिंबल रहेगा। आप उसके आगे पीछे आपको जो लिखना है आप लिखो। अच्छा, ये जो डी उदय कुमार ने जो डिजाइन किया ना, वो भी नॉर्थ इंडियन नहीं है। मैं आपको जानकारी के जिसने रुपया डिजाइन किया, रुपया ये जो नया डिजाइन जो हुआ कर्नाटक के है, कर्नाटक के है, महाराष्ट्र मुंबई के IIT किस लेवल पर ले जा रहे हैं स्टालिन इसको विवाद। देखिए, मुझे लग रहा है ये बहुत गंभीर मामला और निश्चित रूप से वो बंटवारे की जो राजनीति है, वही दक्षिण से आने वाले कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार के भाई ने बयान दिया था कि कर्नाटक को अलग राज्य, अलग देश बना देंगे हम। उनका बयान भी बहुत चर्चित हुआ था। तो इस तरीके जो बयान आ रहे हैं और जिस तरीके से अभी दक्षिण को लेकर स्टालिन सभी राज्यों को मुख्यमंत्री की बैठक बुला रहे हैं, जिस तरीके से वो तमिल भाषा को लेकर और हिंदी भाषा को लेकर वो विवाद खड़ा कर रहे हैं, यह बहुत गंभीर आपत्तिजनक है। मुझे लग रहा है केंद्र सरकार को देना चाहिए, और ये बजट अगर इस तरीके से वो पास करेंगे तो राज्यपाल को यह बजट वापस भेजना चाहिए उनके पास, उन्हें पास नहीं करना चाहिए। देखिए आप, ठीक है, तमाम तरह के इसके अंदर आप रुपए की जगह आप किसी तरीके से और इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपको संविधान में इसकी अनुमति दी गई है, लेकिन आपका इंटेंशन बताता है कि आप किस इंटेंशन से कर रहे हो। पहले तो आप नहीं करते थे, आप ये कर रहे हो, मतलब आप बताना चाह रहे हो कि आज हम ये कर रहे हैं, कल हम अपनी करेंसी पर लेकर आ सकते हैं। त्रिपाठी जी देखिए, एक तो एक जो विजय जी ने बताया कि उसको जिसने बनाया, लेकिन जो रुपया हिंदी का रू लिखा जाता है और जो तमिल का र है वो भी जरा देख लीजिए, वो लगभग उसी तरह का है, सिर्फ थोड़ा सा उसमें अंतर है। भारत की जितनी भाषाएं हैं वो एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, क्योंकि अधिकांश में संस्कृत के शब्द या उसका कुछ प्रभाव अवश्य नजर आता है। तमिलनाडु की राजनीति में एंटी तमिल, एंटी हिंदी, एंटी हिंदू, एंटी ब्राह्मण, ये चलता था 1960 के दशक में। लेकिन ना अब एंटी हिंदू बचा है, कोई उसका आधार नहीं है। ब्राह्मण तो वहां कहीं है ही नहीं है, सत्ता में भी नहीं है, प्रतिष्ठान में भी नहीं है, सरकार ने मंदिरों तक पे कब्जा कर लिया है। अब ये जो एंटी हिंदी चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी इसलिए काम नहीं करने वाला है कि एक बड़ा वर्ग है जो अब मल्टीलिंगुअल हो चुका है, एक बड़ा वर्ग है जो तमिलनाडु से निकलकर बाहर गया, यहां से निकलकर लोग तमिलनाडु गए। और सच बात यह है, न तो तमिल भाषियों को कोई समस्या है, न देश के दूसरे हिस्सों की समस्या। समस्या क्या है? ये नेता लोग ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं। नहीं, दिमाग नहीं लगा रहे हैं, उनको खतरा, उनके सर तक पानी आ रहा है ना। अब प्रधानमंत्री काशी से सांसद बने तो काशी तमिल संगमम कर दिया, हर बार हजारों लोग जाते हैं। सौराष्ट्र तमिल संगमम कर दिया। ये विभाजन की राजनीति कर रहे हैं, जिससे कांग्रेस नहीं लड़ी, हेड ऑन नहीं लिया। अच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी लड़ी। कल निर्मला सीतारमण जी ने पार्लियामेंट में एक बयान दिया, उसकी चर्चा नहीं हुई। उसकी बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा ये दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में जो लोग ऐसी राजनीति कर रहे हैं विभाजन की, और इनके जो हीरो हैं, उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन मुझे लगा वो रामास्वामी पेरियार के लिए वो कह रहे होंगे कि पेरियार तो डेमी गॉड है,
उन्होंने कहा भगवान मानते हो आप उनको, क्योंकि उनकी सारी राजनीति एंटी ब्राह्मणिज्म है पर है। उन्होंने तमिल के बारे में क्या कहा था? उन्होंने कोई खुलासा नहीं किया, कोई बताया नहीं क्या कहा था। नहीं, लेकिन उन्होंने कहा था पेरियार ने कि तमिल एक बार्बरिक लैंग्वेज। हाँ, ये बोला कल वित्त मंत्री ने, इट इज अ बार्बरिक लैंग्वेज, बार्बरिक लैंग्वेज। तो वो बोले, उन्होंने कहा कि बताएं इस पर क्या कहना है। देखिए, ये तो खैर निर्मला जी का बयान है, वो तो वैसे ही बयान है जैसे गाय को लेकर सावरकर ने क्या कहा था, वो हिंदुत्ववादियों से पूछा जाता है। तो इसलिए ये तो, लेकिन जो इनका जो कदम है स्टालिन का, इसको कहीं से किसी भी तरह से इसका समर्थन नहीं किया जा सकता, क्योंकि रुपये का जो चिन्ह है ना, वो भारत के रुपये, भारत की करेंसी है भाई, करेंसी के चिन्ह। और तमिलनाडु भी भारत का उतना ही हिस्सा है जितना उत्तर प्रदेश है या जितना बिहार है या कोई भी राज्य है। तो वो करेंसी यूनिवर्सल, कुछ चीजें ऐसी हैं जो राष्ट्रीय हैं। अब अशोक चिन्ह है राष्ट्रीय, उसमें सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, तो सत्यमेव जयते हिंदी में लिखा हुआ है या संस्कृत देवनागरी में लिखा हुआ है, तो अब सत्यमेव जयते को भी आप बदल दोगे क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। कुछ चीजें ऐसी हैं एक देश के अंदर, ये अतिवाद है जो अभी विजय ने कहा। और मुझे लगता है शायद बहुत पीछे की राजनीति में पहुंच गए हैं स्टालिन। मैं डिलिमिटेशन के मुद्दे पर उनकी चिंताएं मानता हूं, मैं डिलिमिटेशन के मुद्दे पर उस पर आ रहा हूं, सारे राज्यों की चिंताओं को मैं साझा करता हूं। लेकिन ये जो भाषा विवाद इस स्तर तक ले गए, अब डिलिमिटेशन की बात कर लेते हैं। डिलिमिटेशन का क्या मुद्दा है भाई? डिलिमिटेशन ये है कि अब सेंसस कराया जाएगा, जनगणना कराई जाएगी, और जनगणना कराने के बाद डिलिमिटेशन होता है, मतलब हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं हर स्तर से लेकर के, नीचे के स्तर से लेकर के, मतलब वार्ड से लेकर के पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूएंसी तक, उसमें देखा जाता है जनसंख्या के आधार पर कि अब इसकी लिमिट क्या बनाई जाए। वो बदलती है हर सेंसस के बाद, अब वो फिर होगा। उस पर दक्षिण भारत के राज्यों की चिंता ये है कि उत्तर भारत में आबादी ज़्यादा है तो वहाँ की सीटें बढ़ जाएंगी, हमारी सीटें अनुपात में कम रह जाएंगी। ये जो अभी आपने कहा कि परिसीमन के बाद ये चिंता उनकी जायज़ है। अब इस पर स्टालिन साहब ने एक दक्षिण भारत के, केवल दक्षिण भारत के सब बड़े नेताओं की एक मीटिंग बुलाई। उसका न्योता उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, उनको भी भेजा। इसमें संशोधन करूंगा, सिर्फ दक्षिण भारत की नहीं बुलाई, उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को भी अच्छा, मैं करेक्ट कर लेता हूं, मैं करेक्ट विपक्ष के बोल दूं। हाँ, विपक्ष के नेता हूं नहीं, क्योंकि पंजाब में भी ये समस्या है, ठीक है, आबादी वाली। तो रेवंत रेड्डी कह रहे हैं कि मैं इन प्रिंसिपल इनसे सहमत हूं, ये डिलिमिटेशन नहीं लिमिटेशन की एक्सरसाइज है। दक्षिण भारत को के हिस्सों को लिमिट कर देना चाहते हैं, और ये इसीलिए क्योंकि यहाँ दक्षिण भारत में लोगों ने बीजेपी को एंट्री नहीं दी है। रेवंत रेड्डी की बात। Tamil Nadu Chief Minister Stalin has sent his delegation to invite me to 22nd meeting in Chennai regarding Government of India and Bharatiya Janata Party is conspiring against southern states in the name of delimitation. Delimitation is going to limitation for south. This is not delimitation. This is limitation for south. At any cost. We are not going to accept that limitation. We are paying more tax than North India. We are more entrepreneurs. We are contributing everything for the nation. But Bharatiya Janata Party wants to settle score against South India. Why? Because South Indians are never allowed to grow Bharatiya Janata Party. Kerala, Tamil Nadu, Telangana, even Karnataka also they have defeated. They don't have any representation in Andhra Pradesh. That is why they wanted to settle a score. This is called vendetta politics. ये एक जब ये अब जनसंख्या का क्योंकि वक्त आने ही वाला है तो ये विवाद उठना ही था, तो इस लिहाज से ये स्वाभाविक है। और जो वो बातें कह रहे हैं यही आर्गुमेंट्स पहले से दिए जाते रहे हैं कि दक्षिण भारत के राज्य ज़्यादा डेवलप्ड हैं, उन्होंने जनसंख्या पर ज़्यादा काबू पा लिया, वो ज़्यादा टैक्स भरते हैं, तो इसलिए लेकिन दंडित वही होंगे क्योंकि उनका राष्ट्रीय राजनीति में उनका महत्व जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि अनुपात में सीटें उत्तर भारत की ज़्यादा हो जाएंगी। हर्षवर्धन जी, नहीं देखिए, मुझे लगता है कि कोई न कोई फॉर्मूला तो निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, उनको अगर ये चिंता है कि हमारे यहाँ की सीटें घट जाएंगी जनसंख्या के अनुपात में, तो वो तो जाहिर है कि उसका कोई फार्मूला, एक स्टैंडर्ड फार्मूला निकालना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि कर्नाटक के लिए अलग होगा डिलिमिटेशन फार्मूला, यूपी के लिए अलग होगा, बिहार के लिए अलग होगा, गोवा के लिए अलग होगा। अब ऐसे तो मान लीजिए गोवा में सिर्फ 2 लोकसभा की सीटें हैं, तो क्या कहें वो कि उनकी कोई बात सुनी ही नहीं जाती, वो कोई राज्य ही नहीं। केरल में बहुत कम सीटें हैं तो कहेंगे उनकी कोई सुनी ही नहीं जाती। मुझे लगता है ये पूरी तरह से विभाजनकारी राजनीति जो स्टालिन कर रहे हैं उसी को रेवंत रेड्डी बढ़ावा दे रहे हैं। वो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की एंट्री नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी अभी तो तेलंगाना में आपको अभी तो हराया, आपको अभी इलेक्शंस हुए वहां एमएलसी के, उसमें हरा दिया है। अभी कर्नाटक में उसकी सरकार थी, लगातार उसकी सरकार रही, ठीक है, सो तो हार गए। लेकिन जब आप ये कहते हैं किसी भी मुद्दे को ये जोड़कर कि भाजपा यहां नहीं है इसलिए कर रही,
ऐसी राजनीति कभी दूसरे समय नहीं हुई। है। कांग्रेस की सरकार थी तो भाजपा कभी ये नहीं कहती थी कि क्योंकि भाजपा जोड़ने की कोशिश करती है राज्यों को, ये जोड़कर नहीं विभाजित करके राजनीति कर रहे हैं, ये खतरनाक है। अच्छा, आप जरा पाकिस्तान में बलूचिस्तान पर ट्रेन पर जो हमला हुआ उसके बाद डिलिमिटेशन पर होम मिनिस्टर, क्योंकि होम मिनिस्टर इस सारी चीज को देखते हैं, होम मिनिस्ट्री का काम ये होगा, है, काम है डिलिमिटेशन। उसमें होम मिनिस्टर ने अभी 27 फरवरी को अश्योर किया इस पर, क्योंकि ये चिंता वाजिब चिंता है। उन्होंने कहा कि किसी भी स्टेट की, खासतौर से दक्षिण भारत की, एक भी सीट कम नहीं होगी। जब बढ़ेगी तो उसी मतलब अनुपात में वो सीटें बढ़ेगी, उसका आबादी से संबंध। सर, पाकिस्तान की खबर का आपसे सच जानना है जरा। पाकिस्तान पर ट्रेन पर बलूच लिबरेशन आर्मी ने हमला किया और उसके अंदर उस वक्त 450-500 लोग थे और कहा जा रहा है 100 से ज्यादा उसमें पाकिस्तान की सैनिक भी थे। अब वो खत्म हो गया है, ऐसा पाकिस्तान की सरकार बता रही है कि वो हमने सब लोगों को वहां से छुड़ा लिया। 400 यात्री थे, बीएलए के 33 लड़ाके मारे गए हैं। इन्होंने 21 यात्रियों की हत्या की है और 4 जवानों की हत्या की है। ये डेटा पाकिस्तान की सरकार का ऑफिशियल डेटा है। बीएलए कह रहा है कि हमारे पास 214 यात्री 400 में से अभी भी बंधक हैं, 150 फौजी उनमें से हैं जो हमारे कब्जे में हैं। हमने 212 यात्रियों को खुद रिहा कर दिया। पाकिस्तान कहता है हमने सब कुछ छुड़ाया मिलिट्री ऑपरेशन करके। बीएलए कह रहा है कि नहीं, इनको तो हमने खुद ही जाने दिया था, हमारे बंधक केवल इनके सैनिक हैं जो हैं। और वो कह रहे हैं कि स्टैंड ऑफ खत्म नहीं हुआ, पाकिस्तान कह रहे हैं कि मामला जो खत्म हो चुका। विजय जी, नहीं, एक तो ये समझना चाहिए जिस तरह से हाईजैक हुआ वो बहुत मुश्किल काम था, और वो जो टेरेन है वो और भी मुश्किल है। और बीएलए बहुत ताकतवर मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिस तरह से वहाँ पर किया गया। और उस ट्रेन में भी बलूच के बहुत सारे लोग हैं, तो उसमें से बहुत सारे लोगों को छोड़ा। और मैं देख रहा था पाकिस्तान टीवी पर कि जो रिहा किए गए यात्री, उन्होंने भी कहा कि बीएलए ने हमें छोड़ा है, खुद ही जाने दिया है। लेकिन फौज ने भी एक बड़ा काम किया है, ऐसा नहीं है कि बहुत गड़बड़ वहां पर किया है। पाकिस्तान की फौज ने भी, दिख रहा है तस्वीरों में, ऑपरेशन हुआ, ट्रेन पर लगभग चढ़ाई की है और उस पर भी चढ़ गए हैं। वो अभी मेरे ख्याल से पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, नहीं हुआ। पाकिस्तान सरकार ने कहा है कि वो खत्म हो गया, अभी बचा हुआ है, क्योंकि वो फौजियों, पाकिस्तान की जो फौज के लोग हैं वो उनके पास। अब लेकिन आप इसको पाकिस्तान के लिए, मैं एक शर्त पूरे विश्व में जो मैसेजिंग गई है, अब ये केवल एक एम्बैरेसमेंट है कि बड़ा हमला हो गया, वो रोक नहीं पाए, या बहुत बड़ा खतरा है इनके लिए? पाकिस्तान बड़ा खतरा है, बड़ा खतरा है ये, और इससे कभी भी कुछ और भी हो सकता है। और इसमें भी जो शर्त है ना, पाकिस्तान अभी ये खतरा मामला खत्म क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उन्होंने अपराधियों की और सैनिकों की अदला बदली की बात की, जो इनके हमास और इजराइल के बीच में हुआ था। तो वो उस पर चल रहा है। वो अभी तक डील मेरे ख्याल से फाइनल नहीं हुई है, उसके बाद क्या होगा। लेकिन पाकिस्तान के लिए खतरा बड़ा, ये खत्म नहीं हुआ। नहीं, बहुत से लोग पाकिस्तान के अंत की भविष्यवाणियां करते हैं, ये कहीं उसकी शुरुआत है क्या समीर जी? निश्चित रूप से पाकिस्तान टूटेगा, कब टूटेगा और किस तरीके से टूटेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे तो पाकिस्तान की छवि कैसी बन गई है। इतना असुरक्षित देश माना जाता है कि जब उनके विदेशी लोग जाते हैं तो कहते हैं कि भाई एडवाइजरी जारी होती है कि आप सोच समझ के जाइएगा। कोई देश की क्रिकेट टीम पाकिस्तान खेलने जाने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान अगर कोई टूर्नामेंट आयोजित करता है तो दुबई वेन्यू सिलेक्ट किया जाता है कि वहां खेलेंगे। पाकिस्तान में कोई देश खेलने को तैयार नहीं हो रहा। विदेश के बिल्कुल तो पाकिस्तान में नहीं, तो बाकी फाइनल तो दुबई में हुआ ना। फाइनल हुआ, लेकिन बाकी टीमें नहीं खेली। दुबई फाइनल हुआ ना, जब श्रीलंका की टीम जाती है, दुबई में इसलिए श्रीलंका की टीम खेलने जाती है वहां पर, तो किस तरीके से हमला होता है कि श्रीलंका की टीम के खिलाड़ी मरते मरते बचते वहां पर। तो पाकिस्तान किस तरीके से स्थिति में पहुंच गया पूरी दुनिया जानती है। अभी जैसे वो ह्यूमन इंडेक्स आती है ना सर, अलग अलग चीजों के लिए, खुशी की मतलब हैप्पीनेस इंडेक्स और फलाना, एक टेररिज्म इंडेक्स भी अभी मैं आज देख रहा था नंबर 2 पर आ गया है। पहले नंबर 4-5 पर था, अभी नंबर 2 पर आ गया है। पाकिस्तान की स्थिति ये है करते हो हंस रहे हो तो हैप्पीनेस में भी ऊपर होंगे। नहीं, पाकिस्तान क्योंकि वहां उनका बेसिक नेचर हो गया है ना। दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है, कई पैमाने ऐसे जो जारी होते हैं उसमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान हमसे बेहतर हो जाता है, बांग्लादेश हमसे बेहतर। तो मैं इन इंडेक्सेज पर बात नहीं करता, लेकिन बलोच लिबरेशन आर्मी ने जो ये काम किया है ये सामान्य घटनाक्रम नहीं है। जाफर एक्सप्रेस में अभी भी जो इनके प्रवक्ता हैं जियांद बलोच, उन्होंने कहा है कि ये ऑपरेशन चल रहा है। और जो सबसे खतरनाक बात है कि उनके जो अधिकारी थे पाकिस्तानी सेना के, उनको पहाड़ों में लेकर गायब हो गए। ये भी चल रहा है कि उनके सैनिकों को हॉस्टेज बनाकर ले गए, हॉस्टेज है ना, हॉस्टेज है। तो अगर ये स्थिति आ गई तो पाकिस्तान को मतलब कैसे वो आगे बढ़ पाएगा? अगर उसके ही हिस्से में, और उसके खुद सांसद कहते हैं कि हमारा 6-7 जिलों पर कंट्रोल नहीं, तो पाकिस्तान के लिए तो अंतिम समय जैसा ही है। पाकिस्तान के लिए खतरा तो वही है, वो कहावत लागू होती है, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए, कि आतंकवाद की जननी माना जाता था साउथ एशिया में पाकिस्तान को, और भारत तो उसका दंश झेल ही रहा है लंबे समय से। और पाकिस्तान की साख अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी हो गई है कि उसके कहे पर भरोसा नहीं होता। इसलिए जब पाकिस्तान ये कह रहा है कि ऑपरेशन खत्म हो गया, तो हम सबको भरोसा नहीं हो रहा है, क्योंकि उधर से बलूच
जो BNA जो है, बलूच लिबरेशन आर्मी जो है, उसने अपना दावा किया है। इस पर ना यकीन होने की सर वजह है। पहली वही बात का। तो ये कि वो जितने लोगों ने हमला किया उसमें बहुत से लोग जो हैं वो खुदकुश थे, सुसाइडर थे वो, हाँ, फिदाइन थे। तो अगर आप वहां पर, और वो लोग वाकई फिदाइन हमले करते हैं BLA वाले, वो तो तो अगर फिदाइन हम लोग अगर के बिना हो ही नहीं सकता ना hostages मैं कह रहा हूँ अगर फिदाइन वो हैं तो उन्होंने ऐसे ही सब कुछ आने दिया होगा और खुद उन्होंने कुछ नहीं किया, ये कैसे हो सकता है? जो है उसमें, कहते 20 लेकिन नागरिक एक बात मारे जोड़ गए। दूं मैं, यहाँ पर जब बात आ गई इस तरह की, जब अभी चर्चा हुई कि आतंकवाद का दंश वो झेल रहा है, बोया पेड़ बबूल का, तो पता नहीं मुझे जिक्र करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जब थे तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया था और बहुत बड़ी आलोचना उसमें हुई थी जब उन्होंने कहा था कि जब भारत में आतंकवादी घटनाएं पाकिस्तान कर रहा था तो प्रधानमंत्री ने कहा था उस समय, मनमोहन सिंह जी ने, कि पाकिस्तान तो खुद ही आतंकवाद का पीड़ित देश है। जी हाँ, बीजेपी वो बात भूलने भी नहीं देती है कि ऐसा भी कांग्रेस के नहीं, लेकिन एक और चीज है, एक सर, और ब्रेक बात खत्म हो याद- गया। एक बात याद दिला दूं, बराक ओबामा जब भारत आए थे पहली बार मनमोहन सिंह के टाइम में, तो उन्होंने भारत की संसद में ये कहा था कि वी विल नॉट टॉलरेट द हेवेंस ऑफ द टेररिज्म इन साउथ एशिया। जी, तो मतलब एक इशारा पाकिस्तान की तरफ ही था। समय इतना ही था सर, बहुत शुक्रिया आप कहानी कुर्सी की में आप सबका आने के लिए। अब सर रंग कब खेलना है बता दीजिएगा मुझे, ठीक, तो उसके लिए फिर हम लोग तैयारी करेंगे। जगह बताइए। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, ये रंग और भी आपको तो- सबको ये होली रंग की भी बहुत कम बहुत एक नहीं बार है फिर बधाई। जो आप बिखेरते हैं।